था कि पुलिस वाले भी जो ना उन लोगों के साथ दे रहे थे। यहाँ पे 8-10 पुलिस वाले थे, तो उनके हाथों में भी डंडे थे, तो वो लोग ना उनको दे रहे थे खुद। देखो, माल का नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई हो जाए, तो जिसके 2 जवान बेटे चले गए, आप अंदर ला सकते हैं उसमें क्या दिखती होगी। जब भाई को आग में वहाँ फेंक दिया तो वो भाई वहाँ से उठ गया। आग में जब फेंका तो वो एक बार खड़ा हो गया भाई, एकदम यूं हाथ उसके, तो नेगी आवाज मुझे यहाँ तक आई, गोली मारो। तो एक ने भाई के यहाँ गोली मार दी, फिर गिर गया भाई नहीं उठा। बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे और निकालो बाहर, खींचो इन्हें। जब वे चले गए ना वहाँ से, जब हम निकल के सब भाग लिए, ऐसे जैसा घर छुटा हुआ था वैसे ही छोड़ दिया। यहाँ आग लगा रहे हैं, मगर भाई क्या करूँ, तो मैंने 100 नंबर कॉल किया, आप जल्दी मदद किए। उसने पहले पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मैंने कहा मेरा नाम शहजाद है। मैंने अच्छा चलो देखते भेजते। सरकार के हुक्म के बिना तो एक पता भी नहीं था। तेजाब जब मार दिया तो अनम भी साथ थी, ये शायद दूर थी मुझसे, तो हम जैसे ही, तो हमने समझा कि मेरे पत्थर मार दिया, लेकिन ये नहीं मुझे महसूस हुआ कि मेरे तेजाब है। और ये सारा बिगड़ गया। जाना तो सभी को है, कोई आगे है कोई पीछे है। अगर जो हम कहीं रूम भी देखने जाते हैं ना रेंट के लिए, तो कोई हमें रूम तक नहीं देता, सिर्फ ये पूछ करके कि मुस्लिम है। इसे नफरत को ख़त्म होने के लिए बहुत टाइम लगेगा और हमें नहीं, हम सबको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। रोड पे जब हम निकले, वहाँ पीछे अपने वाले घर में से घुसे और पीछे टूटी दीवार से होके और उस तरफ से गली में से निकले, तो वहाँ कुछ लोग गली में खड़े हुए थे, जाटव लोग थे वो। उन्होंने हमें देख लिया। उस आदमी ने कहा सलीम भाई मुड़ के मत देखो, सीधे निकल जाओ जल्दी से यहाँ से, मिस गली में तो मैं देख रहा हूँ, आप यहाँ से निकल जाओ जल्दी से। दिल्ली दंगों के तकरीबन 6 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार इधर उधर की ठोकरें खा रहा है। आइए जानते हैं उस दिन दंगों में क्या हुआ था, किसने किसको खोया था और अब क्या बाकी है, और जो बचा है उसको बचाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। कारवां मोहब्बत ने कुछ फिल्में बनाई हैं, उन फिल्मों से लोग क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं द स्वतंत्र की खास पेशकश। दोस्तों, जब भी मैंने इस फिल्म को लगभग 300-400 बार सुना होगा, हर बार आंखों में आंसू भर ही जाते हैं। सारे जहां से अच्छा जिस देश को हम बनाने जा रहे थे, जहां मज़हब ये नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उसे वो कहाँ पहुंच गई है उसके बारे में ये गाना। दूसरी एक छोटी फिल्म हमारी बातचीत की शुरुआत के लिए, ये फिल्म है मोहम्मद वकील मंसूरी के बारे में। शिव विहार में वो 30 साल तक रहे। दिल्ली की हिंसा में किसी ने उनके चेहरे पे तेज़ाब फेंका और उनकी आँखें हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो उनके इलाज के लिए, लेकिन रोशनी कभी लौट नहीं पाए। बहुत मुश्किल से कुछ वो बेचते हुए एक दुकान उन्होंने चलाई, लेकिन दिसंबर 2025, 2-1 महीने पहले, क्योंकि उनकी आंखों में रोशनी नहीं बची थी, तो अपने ही घर के पहले मंजिल से वो गिर के उनकी जान ख़त्म हुई। हमने सोचा we would like to pay homage to his memory and through that to all those whose lives got shattered during the Delhi program. हमारा नाम मोहम्मद वकील मंसूरी, उम्र हमारी वैसे आधार कार्ड में 52 साल हो गई है लिखी है, और शिव विहार में रहते हैं।
ये 2020 25 फरवरी जब दिन छिप गया फिर एकदम झगड़ा, एकदम दोनों पार्टी मुठभेड़ हो गया, तोड़ फोड़ होने लगी और लाइटें कट गई, कुछ पब्लिक चली गई, भाग गई। और हम लोग जो थे अपना परिवार लेके, तो हमने कि हम कहाँ पे जाएं, बताओ किस जगह जाएं, कहाँ निकल के जाएं। तो हम लोग आते अपने घर में ताला लगा लिया चैनल में, तो हम अपने घर में घुस गए। चढ़ना हुआ था, पुरानी कंडीशन का मकान था, तो कुछ नीचा भी बना था, पुराना था। तो वो नीचे से लगभग ऐसे 8:30 के लगभग, या 8 का टाइम हो या 8:30 का, तो नीचे से हमारा देखना हुआ और तेजाब की बोतल नीचे से मार दी। तेजाब जब मार दिया तो अनम भी साथ थी, ये शायद दूर थी मुझसे, तो हम जैसे ही, तो हमने समझा कि मेरे पत्थर मार दिया, लेकिन ये नहीं मुझे महसूस हुआ कि मेरे तेजाब है। लेकिन हम बैठ गए चुपचाप, बोले नहीं, जब आवाज ही नहीं निकली तो अनम गए, छींटे पड़ गए। तो वो अपनी अम्मी से कहने लगी कि अम्मी चींटी सी काट रही है मेरे और जलन सी हो रही है। लेकिन जब अनम ने कहा कि अम्मी पापा कैसे बैठ गए चुपचाप, बोल भी नहीं रहे, तो इन्होंने देखा मेरी तरफ, जब तो देखेगा खून, ये खून, तो वहाँ कुछ नहीं था, तो इन्हें अपने दुपट्टे से या मेरे अंगोछे से ऐसे दाग लिया मुझे। और ये सारा बिगड़ गया था। यहाँ भी बड़ा है, यहाँ पर निशान है ना सारे जगह, ये यहाँ भी जलेगा। तो उन लोगों ने, दंगाइयों ने जाने नहीं है कि ऊपर छत में कोई है। अगर वो जान लेते ना तो वो खत्म कर देते हमें समझो। तो 26 तारीख में 7 बजे करीब अरबन में भर्ती हुई। उसके बाद यहाँ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फिर हमें कोई मालूम कहाँ नहीं। फिर तो हॉस्पिटल में ही रहे 1 महीना पूरे। अगर नहीं भागते उस दिन बेटा तो नहीं बच सकते हैं। उतने बाबू नगर मुस्तफाबाद का लड़का 50 तो आया, कम्बल उड़ा के निकाला, वो लाइट काट दिया तक सारा अंधेरा था, घुस का हमारे आदमी जो ईद मारा तो यहीं पर लगा, उसका ऑपरेशन जो हुआ है। सामान तरह के चीज में 30,000 रखा था, पैसे कमा कर, वो एक चीज दे रहा था, वो समेट लेके गया। बच्चे का नाव था,
पायल था चांदी का लोकेट था, वो सारा वो एटेची में था, एटेची उठा के नहीं गया। कपड़े में आग लगा दिया। एक चीज ने बताया था वो मुस्तफाबाद से बाबू नगर से एक जे सुना हुआ का पहुँचा दिया, मैं बर्तन सामान सारा कपड़े लगे सारा पहुँचाया, लोके दिया बेटा हमने लिए बर्तन सारा लोके दिया मैंने। 14 दिन ईदगाह पर रहे, हाँ 14 दिन ईदगाह पर रहे, वहाँ से एक खाट नहीं मिल रहा। ये मुर्गा मुर्गी बेच कर चला रहे थे, बहुत हालत खराब होता था, बहुत से मर जाते करना, बहुत मुसीबत आ रही है बेटा। काम तो ये बड़ा लड़का जो था वो प्राइवेट नौकरी कर रहा बेचारा, जब से ये दंगा हुआ ना तब से तो कहीं वहाँ नौकरी छूट गई और तब से मेरे साथ में भाग दौड़ में उस दिन से कोई वैसे कुछ भी नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत ही सामान बच्चों का दुकान में रखा है, बस इससे ही अपना खर्चा पानी चलाए रहे। अब तो कम से कम यहाँ 25-30 साल से रह रहे हैं, तो समझ लो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अब जो है कि जो माहौल पहले था, जो अखलाक मोहब्बत पहले जो था दंगे से, वो अब नहीं रहा है। अब तो ये कहते हैं कि उसकी मुसलमान की दुकान पे सौदा मत ले जाना, ये वो है, ये फलाना ढकना है, ऐसी बातें कहते हैं लोग। वहाँ ईमान पे जो ईमान वाला है और दिल से साफ, हम अपने दिल की तो यही चाह रहे हैं कि जैसे रह रहे थे तैसे अपने रहें, और नेक जिंदगी है वो भी कट जाएगी और मरना तो खैर सभी को है। जब कोई जब दुनिया में आया है तो जिंदा बना रहा है, जिंदा तो कोई नहीं रहेगा, जाना तो सभी को है, कोई आगे है कोई पीछे है कि नहीं। अभी जो प्रोग्राम हम लोग 2-1 घंटे का जो आगे है, इसके 4 हिस्सों में हमने इसको बांटा है। पहले हिस्से में हम just remembering the suffering of the people and I think sharing in their grief। एक फिल्म मेरे साथियों ने बनाया है, the film on social suffering, please। कोई खेती मतलब ये है कि कच्ची काट लेता है तो उसका भी दुख होता है। यार हमने इसमें मेहनत करी थी, पानी लगाया था, सींच के लाए, इतनी बड़ी हो गई, अब ये फल देने के टाइम आए तो ये नुकसान काट दिया तो हमें उसका भी दुख होता है। ये तो जान का मामला है, किसी की जान देने का ऊपर वाले को, इंसान को कितना देती है हमें तो समझ में नहीं आता। जो अपने हक के लिए हर कोई आवाज़ उठाता है, इसमें गलत क्या था। और एक तो बहुत दिन से चल रहा है, उसमें कोई गुंडागर्दी या कोई बदतमीजी या गाली गलौज या कोई पत्थरबाजी हुई हो तो कोई बताया। तो उन्होंने यही बताया था लोग, वो तो आधार देगा भाई, आधार नहीं है तो भाई नाम बता। अब डर के हमारे आदमी हमारा नाम बतावे तो लोग वो सुना 40 सुना, हनुमान 40 सुना, मोहम्मद कहाँ हनुमान 40 जानते हैं। तो उस पर भी मतलब ये है कि कोई जवाब सवाल सही देता है तो क्या नाम है, पैंट को खोल के दिखा। तो ये मेरे बच्चों के साथ में हुआ था। थाने पहुँचे तो फ़ोन नहीं लगा, जब उन्होंने मगर भाई 3 बॉडी लाए हम सुबह इसमें से नाले में से, तो हमारी मेरे लड़के का बर्थडे था, बड़े वाले का, मैंने उसकी तैयारी कर दी थी कि शाम का बर्थडे है, दावत कर रखी थी यार दोस्तों के घर पे। तो बस फिर जो है ना ये भागते हुए 1 बजे का टाइम था,
कि अम्मी अम्मी पुलिया पे ना बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है। कि क्या हुआ कि सब जो ना पीछे भाग रहे हैं और बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है। तो हम लोग ऊपर चढ़ के भाग के देखने लगे तो वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि पुलिस वाले भी जो ना उन लोगों के साथ दे रहे थे। यहाँ पे 8-10 पुलिस वाले थे तो उनके हाथों में भी डंडे थे। तो वो लोग ना उनको दे रहे थे खुद। हमने अपनी आंखों से देखा है। ये तो पता नहीं अड़ोसी पड़ोसी को क्या करें हैं, लेकिन वो उन्होंने हेलमेट ओढ़े हुए थे और डंडे ले रखे थे हाथ में। सबके गेट में मार रहे थे, निकलो पकड़ो मुसलमान लोग मारो, इन्हें सारी गाली दे रहे थे, बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे। और निकालो बाहर खींचो इन्हें। जब वे चले गए ना वहाँ से, जब हम निकल के सब भाग लिए। ऐसे जैसा घर छुटा हुआ था वैसे ही छोड़ दिया। किसी ने बस जो तन पे कपड़े ही पहने थे ना वही पहने हुए थे और कुछ नहीं उठाया था। ये भी नहीं कोई चीज़ या पैसे या कुछ उठा ले, क्योंकि ऐसा पता ही नहीं था कि हाँ मतलब घर में भी आग लगाएंगे या घर को लूट लेंगे। ऐसा नहीं पता था। ये था कि हाँ लड़ाई दंगा हो रहा है, पुलिस को खबर कर देंगे, पुलिस आ जाएगी, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन इतनी कॉल की, पुलिस ने फ़ोन ही नहीं उठाया। किसी ने भी फ़ोन ही नहीं उठाया। पुलिस ने सब कॉल कर रहे थे, सब फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे कोई भी। उस समय क्या है कि जब जिस दिन वो आग लगा रहे थे, मेरे लड़के मुझे फ़ोन किया, भाई यहाँ आग लगा रहे हैं, मगर भाई क्या करूँ। तो मैंने 100 नंबर कॉल किया। हाँ मेरे याद आ रहा है, 100 बोला। मैंने कहा सर मैं शिवराज से बोल रहा हूँ, मलिक धर्मकांडे से। माने को मेरे यहाँ कुछ लोग आग लगा रहे हैं, आप जल्दी मिलते हैं। उसने पहले पूछा तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम शहजाद है। मैंने अच्छा चलो देखते हैं, भेजते हैं। ऐसे दिन यही बढ़ते होंगे। बिल्कुल घर जैसे संबंध है। क्या नाम है, हिंदू मुस्लिम सारी कम्युनिटी के लोग हैं हमारे गांव में। हमारा प्यार मोहब्बत आज भी वही है। कहाँ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, किसी तरह का कोई मतलब नहीं। तो हमें तो ये तालीम दी गई है तो किसी के लिए बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। जो जैसा कर रहा है वो भुगत मरेगा। आज नहीं तो कल पकड़ में आएगा, यहाँ नहीं आएगा उसकी अदालत में आएगा। और इससे ज़्यादा और क्या। लोगों ने जो है, अब जब ये धर्मघाटा मैंने जब खराब खड़ा, इसमें काफ़ी नुकसान हुआ मेरा। मशीन महंगी है, मेरे पैसे थे ही नहीं। मैंने उससे कहा भाई जिसने ये कांटा लगाया था, जो वहाँ काम करता, मैंने कहा देखो मेरे पैसे तो हैं, अगर आप मुझे सामान उधार दे दो मैं आपके पैसे लौटा दूँ। उसने बेचारे ने टोटल सामान उधार लगा दिया। ये धर्मघाटी जो मशीनें थी ये उसने उधार लगा दी बेचारे। राजीव नाम का आदमी था, खुरेजी में काम करता है। उसने सब मशीनें उधार दी। उन्होंने कहा ठीक है मलिक साहब आप कोई बात नहीं, हम उधार देंगे। मैंने उसके पैसे जैसे कांटा चलता गया और धीरे धीरे सब पैसे उसने लौटा दिए। दंगों से पहले तो माहौल ठीक था, क्योंकि हम लोग सब आपस में मिल कर रहते थे। मगर जब से दंगे हुए हैं तब से दिलों में कीना आ चुका है। अगर जो हम कहीं रूम भी देखने जाते हैं ना रेंट के लिए, तो कोई हमें रूम तक नहीं देता, सिर्फ ये पूछ करके कि मुस्लिम है। अगर जो हम बुरके में निकलते हैं तो हमें लोग इतनी गिरी हुई नज़रों से देखते हैं कि पता ही नहीं बुरखे में क्या ऐसा हमने कौन सा पहनावा पहन लिया जो ये लोग हमें इतनी गिरी हुई नज़रों से देख रहे हैं। रूम देने की तो बात दूर की रही। इसे नफ़रत को ख़त्म होने के लिए बहुत टाइम लगेगा और हमें नहीं, हम सबको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि खाली मुस्लिमों को करनी है, हिंदू लोग भी काफ़ी लोग हैं जो जूझ रहे हैं इस मुसीबत से, इस समस्या से। ये नहीं कि खाली मुसलमान भी जूझ रहे हैं, काफ़ी हिंदू भी है जो लोग इन दंगों का शिकार होने के बाद वो लोग भी इन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। पहले कभी भी कोई मांगने नहीं आता था जय श्री राम के नाम से, अब मांगने आते हैं जय श्री राम के नाम से। अब ठेले पे रख लेते हैं जय श्री राम मांगने आते हैं, लेकिन अब नारे तो नहीं ले रहे। लेकिन फिर भी जब वो शुरू में मैं यहाँ गई, वो माइक बजा तो बच्चे डर गए, अम्मी जय श्री राम फिर से बोलिया। फिर मैं बोली शांत हो जा, बस ये है भी कोई लड़ाई भी हो जाती ना तो अभी भी सब शांत हो जाएंगे, भी लड़ाई हो दिखे गई। तो डर तो अभी भी है। मैं तो, मेरी लड़कियाँ हैं जो वीडियो थी हमारे मोबाइल में वो देख लेती थी, तो रात को सोती भी नहीं थी, इतना डर बैठ गया उनके दिलों में। तो अभी भी कुछ लोग आए, बोलो हाँ जी जय श्री राम बोलो। उसने कहा भाई जाओ तुम, क्या जय श्री राम बोलो, जाओ हम बोल रहे हैं हम, तुम्हें क्या चीज़ है। मैंने देखो ऐसा है, अब मेरा जहन है ये जैसा लोगों का एक जहन भाई
जय श्री राम, इसमें कोई हरज तो है नहीं किसी का बोलने में। भाई सर आपका नाम क्या बताया आपने? हर जी की जय हो। अब मेरे पड़ोसी को क्या फायदा मेरा नुकसान करके? कोई फायदा नहीं हो मेरे पड़ोसी को नुकसान करके, बल्कि मेरे नुकसान तो उन्हें है, क्योंकि मैंने पानी का जुगाड़ कर रखा था बाहर पीने के लिए, टंकी लगा रखी थी हाथ धोने के लिए, हाँ बाहर टॉयलेट बना रखी थी हम लोगों के लिए। मैंने जहाँ अपने कार खड़ी की है वहाँ टॉयलेट थी, एक नहाने के लिए एक स्नान घर था लोगों के लिए। जिन्होंने राइट करा उन्हें मिला क्या? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि राजनीति के चक्कर में बेगुनाहों के कत्लेआम हुए बिना वजह, जो कि इतना बड़ा है कि दुनिया की दौलत भी मिल जाए तो वो भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि देखो माल का नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई हो जाए। तो जिसके 2 जवान बेटे चले गए, आप अंदर ला सकते हैं उसमें क्या दिखती होगी। और उसके बाद मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा दुख तो ये है कि अभी तक कोई यही पता नहीं है कि कातिलों को क्या हुआ, और यानी कि हमें इंसाफ मिलेगा ना मिलेगा, हमें तो समझ में कुछ बात ही नहीं आ रही, ना इसके बारे में कोई संगीन आवाज़ उठा रही, ना मतलब ये है कि कोई सरकार इसमें एक्शन ले रही। हमें तो समझ में ये नहीं आ रहा कि इंसाफ कि हम गुहार कहाँ जाकर रखा, किससे याद करें, हम तो इस बात को सोच रहे हैं बस। सरकार के हुक्म के बिना तो एक पता भी नहीं था। 3 दिन आग लग रही दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में आग लग रही है। सरकार कह रहे देखेंगे सोचेंगे, झगड़ा करने वाले 500 आदमी होंगे, 200-400 होंगे, 1000 हमारे मिलिट्री कैंप मेरे ख्याल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, 2-4 किलोमीटर पुछते भी तो है, नहीं यहाँ से 3 किलोमीटर होगा मुश्किल होगा। अगर सड़क सकता है तो 1 मिनट में उन लोगों को पकड़ कर बंद कर सकती थी। जब मैं ठीक था ना, तो जब तो नॉर्मल साहब से मिलना होता था दुआ सलामों के लिए, तो अब जब से मैं ऐसे घर में पड़ा हूँ ना, तो बाहर निकलता तो लोग अलग नजरों से देखते कि इसने पता नहीं क्या कर दो, कितना बड़ा आतंकवादी है, अजीब नजरों से देखते, फिर सवाल जवाब करते काफ़ी ज़्यादा। और फिर जब अदनान शेख हो गए थे, ये थोड़ा इनकी बीमारी में थोड़ा ठीक होने लगे, तो इन्होंने कहा कि सही हुए देखो बाहर तो निकलना पड़ेगा इतने दिन, जैसा हम बाहर निकलने शुरुआत करी हमने ऐसे तुम्हें निकलना पड़ेगा, तो इस वजह से अब जा रहा हूँ, शुरुआत करी ट्यूशन की मैंने। हालांकि हमारे दोस्तों का भी टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अहमियत बहुत है दोस्ती की। जो मेरे दोस्त है वो 8-8 साल 10-10 साल पुराने हो गए, जो मैं अहमियत उन्हें देता हूँ ना 10 साल पुराने को वही अहमियत मैं नहीं देता हूँ। एक हम देखा जाए तो हम एक हॉस्पिटल फ्रेंड्स हैं जो हॉस्पिटलों में मिले हैं, जो तकलीफ़ों में मिले अपनी अपनी। हॉस्पिटल वाले फ्रेंड भी बढ़िया ही हैं, क्योंकि वो भी हॉस्पिटल में मिले थे, जब से काफ़ी अच्छी हमारा रिलेशनशिप है उनसे, और वो भी मुझे बुलाते रहते हैं। जैसे अभी हमारी ईद आई थी ना, उसमें दोस्त समीर मीठी ईद आई थी, तो वो बुला रहे थे भाई यार घर पे आओ, आ जाओ मिलने। जो मेरे पुराने दोस्त थे वो मुझे छोड़ से गए थे इस हादसे से। फिर मुझे एकदम पता चला कि हाँ कुछ लोग अब भी हैं जो इस परेशानी में मेरी तरह हैं, जिनका नाम पहला नाम समीर भाई है, दूसरा नाम अदनान है, तीसरा नाम शेख भाई। ये नाम चारों को निधि मैडम ने ही मिलाया था इस जगह पर। और मैंने सबको देख के इतना खुश हुआ, सबको देख के इतना मैंने प्यार मोहब्बत सबसे बात करी। आज भी हम सब चारों एक साथ हैं, लेकिन किस तरीके से साथ हैं, एक पोजीशन से साथ हैं, एक कंडीशन से साथ हैं, एक परेशानी से साथ और एक हादसे से साथ हैं। ऐसा नहीं था कि हम बचपन से दोस्त थे, ऐसा तो नहीं था कि हम कहीं मिले फिर जाके हमें दोस्ती हुई। ऐसा हमें बस एक हादसे का हमें जोड़ दिया। क्या हादसा था? चारों का सिर्फ एक ही था, वो ये था कि सबके चारों के हमारे गोली लगी थी। वैसे तो फादर हमारे मतलब कभी अम्मी अब्बू बोलते नहीं है कि हमको कुछ
पैसा चाहिए, बट हर इंसान को आज के टाइम में एक वक्त के साथ साथ एक आनंद भी ज़रूरी होना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए इतनी मेहनत करी है, हमें पाला पोसा है। और सबसे बड़ी बात मेरी जो ये एक्सीडेंट होने के बाद इतनी प्रॉब्लम्स उन्होंने झेली है कि महीनों महीने अस्पताल रहे हैं। कभी अस्पताल के लिए वो बुखार होता था, अस्पताल नहीं जाते थे, वो महीना महीना अस्पताल की लाइनों में पड़े हुए हैं, वहीं अस्पतालों के फर्श पर पड़े हैं, वहीं का खाना खा रहे हैं। देखा जाए तो बस मेरे को इन चीज़ों से आगे बढ़ के जैसे फैमिली का ध्यान रखना, अपने मम्मी पापा की, क्योंकि उनकी एज हो चुकी, उन्होंने मेरे लिए इतना करा, इतना हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, इतना ट्रीटमेंट में मेरे इन्होंने धक्के खाए, क्या क्या था। तो अब चाहता हूँ मैं भी अब उनके लिए कुछ करूँ, इन चीज़ों से आगे बढ़ के। हाँ मैं जानता हूँ मेरे प्रॉब्लम्स है, बट अब उनको लेके चलना है, साथ में चलना है, क्योंकि यही एक लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। और अब मैंने काफ़ी स्किल्स भी अपने अंदर डेवलप करी है कि कंप्यूटर स्किल्स हैं, ताकि मुझे कोई अच्छी जॉब मिले। सब कुछ डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कोर्स भी करा है मैंने रिसेंटली, अपनी 12th कंप्लीट कर ली है, आगे भी पढ़ाई करूँगा मैं। बट फिर भी सबके बाद भी एक जॉब मिलना इतना मुश्किल है कि सोच नहीं सकता था मैं कभी। मैं कोशिश कर रहे हैं, हार नहीं मानी है अभी कि उम्मीद तो है, उम्मीद कि कोई अच्छी जॉब मिलेगी। अब नए तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ और अपनी पढ़ाई से सेल्फ स्टडी से आगे बढ़ना चाहता हूँ और कुछ करना चाहता हूँ मैं अपनी लाइफ में। बस अब मेरा यही ड्रीम है कि मैं अब कुछ करूँगा अपनी लाइफ में, अपने घर वालों के लिए, अपने लिए। ड्रीम तो मेरा शुरू से ही रहा है, स्कूल से ही, कि मैं एक लॉयर बनूँगा, मतलब वकील बनने का ही सपना था शुरू से, स्कूल के बाद से। क्योंकि मेरे चाचा भी वकील हैं, घर में मेरी कोई बात भी हुई है, मोहल्ले 2-3 बार से पुलिस आती है तो मेरे चाचा ही फ़ोन करते हैं, काफ़ी उनके अच्छे रिलेशन है, ये संभाल लेते हैं। इस चीज़ को देखते हुए मैं भी उनके साथ ही लगना चाहता हूँ। मतलब मुझे शुरू से ही साइकिल और बाइक चलाने का शौक है। कार में इतनी रेली नहीं, कार का हो रहा है, तो बाइक चलाने का शौक मुझे लगा था जब मैं छोटा था ना, तो लोग साइकिल चलाते तो मैं देखता था कि आप मुझे चलानी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, अभी हमारे इन चीज़ों की। अब तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसे नस डैमेज है तो बेड पे लेना पड़ सकता है, लेकिन कार चला सकते हैं, कार में करवा के मॉडिफाई कार को हाथों से। तो बस बाइक का शौक खत्म, सोच रहा हूँ कार का शौक डालना चाहिए, वो बेटर, जिसमें पूरी फैमिली भी और यारी दोस्ती भी हो जाए। कुकिंग कोर्स में जो आज भी हाथ था, उस कुकिंग कोर्स को मेरी दादी ने मुझे इतना अच्छे तरीके से सिखाया और मैं आज भी उसी कोर्स के हिसाब से आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब मैं बहुत आगे तक जाना चाहता हूँ इस कुकिंग कोर्स में, और फैशन डिज़ाइनर कोर्स जो मैंने करा है उसमें, तो मैं उसमें भी आगे जाना चाहता हूँ और बहुत आगे जाना चाहता हूँ। और जो चारों के साथ में जो भी कुछ हुआ उसे सबको हम बुलाना चाहते हैं, बस आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में और खुश रहना चाहते हैं। जो हमने बुरा वक्त देख लिया, हम चाहते हैं वो आगे दुख ले। बस जिस्म के जो जिस्म के ज़ख्म थे वो तो पूरी तरीके से भर गए हैं, लेकिन जो आज भी ताज़े हैं, जो दिल में है, वो रूह के ज़ख्म है, इसे बस निकालना चाहते हैं। शायद ऐसा भी एक पल हो सकता है हम चाह के अभी ना निकाल पाएँ, लेकिन अपनी नियत और अपना अखलाक इस तरीके से छपना चाहते हैं जो होने चाहिए इंसान। Thank you, Justice Dokur, for a very sobering and honest assessment of the collapse of India's criminal justice system. I would say it's not just a collapse, it's also a very open partisanship. It's not collapsed, it knows what it wants to do. And the trouble is, what it wants to do is contrary to every notion of justice and the law. We go into the second part, and it's a very important part, which is about compensation. And I want you to underline this. I think we as citizens have focused
somewhat on the failures of justice. But the fact that people have not got compensation 6 years later and there is no plan to give it to them is something that I really want those of you assembled here to take home with you. So please watch this video and then we'll invite Brinda Karat to speak, please. हालात तो सही है ना, बस क्या कर सकें। 3 साल होगा सरकार ने के पलट के देखा कि हाँ जिनों के बर्बाद हुए उन्हें कुछ चाहिए ना चाहिए। बार बार हम तो अपने दिल को समझा लेते हैं कि हाँ कुछ कर रहे मगर जब तक लोग कुछ आवे ना हाथ में तो क्या पता चलता है। सरकार से मुझे मिले थे 12,500 रुपये, बस वो बिरादरी समझो। लॉकडाउन था उस समय, 1 साल बाद करीब। हाँ जी, मैंने कहा सर ये तो कम है। उन्होंने कहा भाई हमें जितना ऑर्डर हम तो उतना ही दे सकते हैं। एक चेक दे दिया उन्होंने 1,24,000 का, उस पर कुछ नाम की मिस्टेक थी, मैंने वापस दे दिया। आज तक मैं चक्कर काट कर थक गया उसके ऑफिस के, उन्होंने वो चेक दोबारा नहीं दिया। सरकार से मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो बोल रहे हैं कि आपका घर में आग नहीं लगी है, सिर्फ लूट हुआ है, लूटपाट हुई है। बोले कि मिलेगा, अभी कानूनी कार्रवाई होने में टाइम लगेगा। जो दंगों से हम लोगों ने अभी तक फेस किया है वो सारी चीज़ें याद करके मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। जिस तरीके के हमें सपोर्ट मिलना चाहिए था और जिस तरीके का होना चाहिए था हमें दंगों के दौरान भी, उस दौरान से लेकर अभी तक ना तो हमें कोई कंपनसेशन मिला, जबकि मेरा सब कुछ डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो रखे हैं, मेरी फाइल वाइल सब कुछ हो रखा है। मुझे कोई कंपनसेशन सरकार की तरफ से 1 रुपये का नहीं मिला किसी भी प्रकार का। जब सांप्रदायिक हिंसा होती है या दलित आदिवासियों पे नरसंहार होता है तो उस वक्त सरकार की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। आज़ादी के बाद बहुत सारे इस तरह के सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हैं और सरकार ने इन जिम्मेदारियों को आधा अधूरा तरीके से हर एक घटना में निभाई। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो दिल्ली में जो देश की राजधानी उसमें 2020 के फरवरी में जो मुस्तफ़ाबाद क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसके बाद सरकार ने जो करना था और नहीं किया वो मुझे लगता है कि शायद कई मामलों में, खास करके कॉम्पनसेशन के मामले में, उससे खराब रिकॉर्ड किसी भी सरकार की नहीं रही है। The Delhi government never really took its responsibility seriously. They did the bare minimum required of them to provide, to show like they are doing something. But in actuality, nothing happened. And we must also understand that it had a devastating double effect. Because the riots happened in February of 2020. By March of 2020, or less than a month after the riots occurred, and the sort of area was tumbling back to normalcy, the lockdown was called in Delhi, and after that a national lockdown happened for almost 3 months, and the poor in Delhi had to survive on largesse of well-meaning citizens rather than the state providing relief and rehabilitation to most vulnerable children. If you look at what this Claims Commission has given, the total ask of compensation was 150 crores. What the government has, what the commission, the claim sought was 150 crores. Please understand that 150 crores included loss to the public exchequer. So even the electricity departments, the DTC, or the police stations which were vandalized, all have sought compensation in this 150 crores. Guess how much the government has how much this commission has recommended? Total to 150 crores, 20 odd crores. Right?
about 10%. एक जो हमारे एक परिवार है जो बहुत मिडिल क्लास है, वो बंदा खुद कमाता था और उसकी वाइफ ने कभी ये भी नहीं देखा था कि घर से बाहर निकल के कि कुछ राशन वगैरह लेके आना। उसकी जो कंडीशन देखी जाती है ना, तो मुझे लगता है कि आप कैसे कह सकते हो कि भाई उस बंदे ने खुद गोली मारी होगी अपने आप। अगर उसका बैठ के अगर 5 मिनट किसी ने दुख सुन लिया, उसकी आंख में से आंसू आने लग जाएंगे, तुम कैसे कह सकते हो कि इन्होंने खुद गोली मारी है। कितने अलग दुनिया में सोच वाले लोग पड़े। मैं अगर कहूँ 50,000 दे रहा हूँ तो अपने पीठ पर गोली मार लो, कोई मारेगा? क्यों मारेगा अपने आप को गोली? लोग, हम लोग भी अपने घर में डरे। मैं उसी एरिया से हूँ और मैं जब देखता हूँ, जाता हूँ मिलने के लिए लोगों से, तो अंदर से बस ऐसा लगता है कुछ हो जो उनकी हेल्प कर सके। कुछ होता नहीं है तो ऐसा लगता है कि सरकार के पास जाके कुछ कह सके। सुने जब भी तो कहें, सरकार सुनती ही नहीं है। जो NDRC ऑफिस है, उनका ये काम था कि आप फोटोकॉपी जमा करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, उस डॉक्यूमेंट के बाद वो लोग एक फाइल नंबर देते थे, जिस फाइल नंबर के जरिए से रिकॉर्ड चेक हो सकता है कि आपके रिकॉर्ड में क्या है, कैसा केस हिस्ट्री और क्या है, वो सब पता लगता था उससे। एक फॉर्म जमा कराने के लिए हमें 5 से 7-8 बार जाना पड़ता था। फॉर्म जमा ही नहीं करते थे, और अगर फॉर्म जमा भी कर लिया तो मतलब कि अगर हम उसका रिसीविंग मांग रहे हैं तो कभी कभार तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई स्लिप नहीं है, हमारे पास कोई मतलब ब्लैंक पेपर भी नहीं है, आप हाथ पर लिख कर ले जाओ उसका नंबर, ऐसे कर दो। और अगर वो जमा कर भी रहे हैं तो वेब ID लाओ, पेंशन ऑर्डर लाओ, और मतलब फैमिलीज खुद आनी चाहिए अगर वो नहीं गई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्या है कि लोग मतलब इतने मुश्किल हालात, पहले से ही वो एरिया ऐसा है कि लोग मतलब वो काम पे जाना है और वो जब आएंगे तब वो उनके यहाँ चूल्हा जलेगा, इस तरह का एरिया है। तो वही वो हम कब तक उनका वो छुट्टियाँ करा के NDRC में चक्कर लगाएं, और तो हम कभी कभी फैमिलीज को नहीं भी लेके जाते तो फिर हमारा दोबारा वो जाना कि नहीं उन्हें ही लेकर जाओ जब भी फॉर्म जमा होगा। दोबारा रीज़न ये दिया गया, आप बैठो, अभी सर आएंगे, फिर हम आपकी फाइल ले लेंगे। सर आते हैं, सर की तबीयत ठीक नहीं है, आप एक काम करना, कल आना। जो इंसान चल नहीं सकता उसको आप बोल रहे हो कि आप कल आना। आपको दिख रहा है कि उसकी कंडीशन क्या है, आपने डॉक्यूमेंट देख लिया कि मेडिकल इशू है, उसका दंगे में उसको चोट लगी है, उसका ट्रीटमेंट हुआ है और उसका ऑपरेशन भी हुआ है, 2 बार ऑपरेशन हुआ है। पैर का ऑपरेशन हुआ है, गट्टे का, ये नीचे का है, 2 बार ऑपरेशन हुआ, फिर भी आप उससे बोल रहे हो कि आप अगली बार आना। जो परिवार टूट रहे हैं ना, एक मुआवजा ना मिलने की वजह से भी टूट रहे हैं, जो बिखरते जा रहे हैं, उभर नहीं पा रहे। जिसने अपने ऐसे छोटा छोटा इकट्ठा करके उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो, अपना काम शुरू किया हो, वो एकदम नीचे गिर जाए, कहाँ से खड़ा हो पाएगा? अब किसी के यहाँ नौकरी करेगा 10-20 हज़ार रुपये उसे मिलेंगे, वो क्या ही कर लेगा? सरकार अगर मुआवजा देगी, किसी को देती है, आपने 5 लाख का क्लेम किया है, आपको 2 लाख मिलेगा। अरे यार, किस हिसाब से डिसाइड कर रहे हो तुम? उस बंदे का नुकसान देखो कितना हुआ है। मेरी एक परिवार है, शहजाद अहमद जी, उनका 40-42 लाख का नुकसान है और उन्हें कुल 12-12.5 हज़ार रुपये मिला है। तो और उनका पूरा धर्म कांटे का काम था, वेस्ट पेपर का उनका था, वो पूरा जलकर वो खाक हो गया था एक तरीके से। शहजाद जी एक बहुत मेहनती इंसान है, तो उन्होंने बचपन से ही बहुत मेहनत की है। बहुत छोटे थे जब वो दिल्ली में आए थे। मैंने इतनी मेहनत करी सर अपने जीवन में, क्या मैं बताऊँ आपको, आप सोच सकते हैं। मैं शामली से यहाँ 3 साल डेली का आया अपने यहाँ दिल्ली से, और हमारे यहाँ ट्रेन है सुबह 6:50 चलती है वो, और सर्दी के मौसम में देखो अंधेरा रहता है। और मैं अपने मेरा घर यहाँ से शामली जा रहता था, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर है घर, वहाँ से पैदल आता था मैं सुबह रात में, सर्दी के मौसम भी। और कई बार वो ट्रेन निकल जाती तो मैं चप्पल निकाल कर पत्थरों पर दौड़ता था। पथरी होता है सड़क पर, चप्पल आते थे भाई, चप्पल नहीं पड़ जाती, जूते कई बार चप्पल, तो मैं दौड़ गया जब ट्रेन पकड़ता था। तो जब तो पता लगा, लेकिन जब ट्रेन बैठता था तो पाँव में जब पत्थर लगते थे उतना दौड़ता। मेहनत की मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, इतनी मेहनत से मैंने काम किया। मैं गाड़ी चलाता ड्राइवरिंग, तो रात में जब मुझे नींद आती थी तो मैं क्या करता था, नींद आ रही, दिल्ली माल छोड़ना जरूरी होता था, तो क्या करता, मिर्च खाता था मैं, हरी मिर्च, ताकि नींद ना आए। खाना नहीं खाता था, खाना खाऊंगा तो नींद आ जाएगी और गाड़ी में पहुंची, गाड़ी चलाते थे। कभी कभी आप अपनी आंखों में संतरे को डालता था, संतरा होता ना, उसको संतरा लेकर खा के उसको आंखों में छिड़काता था, वो नींद ना आए।
सर देखो ऊपर वाला भाई जिसका कोई ना साथ ऊपर वाला साथ देता है उसका। जब आदमी का सब कुछ लूट गया बर्बाद हो गया, हमारी खता तो कुछ है नहीं, सिर्फ हमारी खता है कि हम मुसलमान हैं, इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं बिगाड़ा किसी का। खता तो है भाई हमने किसी को आज तक सताया नहीं, कुछ नहीं, और हमारी चीज घर बार जला देंगे, मेरे में से लूटपाट कर ली गई, बस यही तो है। और तो हमारा कुछ है ही नहीं, हमने किसी को नुकसान नहीं करा, बिगाड़ नहीं करा, मारा नहीं। सरकार को टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भरते हैं। सरकार की जिम्मेदारी देखो, सरकार ने लोगों को बहुत मदद करी है और लोगों की। अब हमारा नंबर आया, ये तो हम अपने मुकद्दर समझेंगे। आपका नंबर नहीं आया, वहाँ नंबर नहीं आया, क्यों नहीं आया? अब ये हम कह नहीं सकते जी। मुझे उसने कहा डीएम साहब, मैंने कहा सर मेरा नुकसान देखो, कई बार लोग आए, लोग पैसे दे रहे थे, उन्होंने मुझे कहा था डीएम साहब ने, भाई तुम्हारा ज़्यादा नुकसान है, तुम हम देखेंगे बाद में, फुर्सत में देखेंगे, आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। In the way that compensation has been given, neither was the process of applying for compensation transparent, nor is the process of how compensation was granted transparent. They lacked an appeals process, and the courts have largely remained silent on the material facts around these issues. And as we stand today, 6 years after, I would say that the compensation model has completely collapsed. The reality is that apart from death compensation को छोड़ के actually कोई बजट नहीं था, कोई पैसे। अब इस कारण से 6 साल पूरे हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसी भी प्रभावित व्यक्ति को कॉम्पनसेशन सरकार ने दी नहीं है, ना उसके लिए कोई व्यवस्था, कोई वादा आगे के लिए। केंद्र शासन ने तो शुरू से ही अपने हाथ पीछे रख दिए, और राज्य शासन भी उसके लिए उन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया। Let's assume, and this is where my assumption, I play this game, and it is that the Delhi government's budget is whatever, some few thousand crores or even a few 100,000 crores, but they cannot find 500 crores to infuse into a community which was already in distress. Like the problems of Northeast Delhi exist, the demographic problems, the lifestyle problem existed already in Northeast Delhi. They are small areas, they are very poor sanitation, very poor access to clean drinking water. They don't have enough government schools, they don't have enough government hospitals. You have only one hospital, which is Guru Tegh Bahadur Hospital. You have 2 mohalla clinics, at least at that time you had 2 mohalla clinics in a 5-kilometer radius. So it was in any case an under-governed community. You could have used this opportunity to infuse money into that area. You could have redone the roads, you could have looked at sanitation. Forget anything else, yeah, you could have just run, entitlement camps to ensure that people got access. Like if there are new widows, if there are children that needed access to schooling, you could have just done an education sort of an enrollment drive in that area. There's not a single additional thought that was put into Northeast Delhi. मुझे ये पीड़ा है कि इस शहर में रहने वाले बाकी नागरिक भी उनके साथ उनसे ये जवाबदेही नहीं मांगी है कि आपने अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी जो नफरती हिंसा के शिकार जो मजदूर पेशा जो लोग थे उनके लिए सरकार ने जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। बहुत पहले सर ने एक बात बताई थी कि आग बुझाने में अगर कोई चिड़िया भी अपने चोंच में पानी की बूंद डाल लगे तो वो उसका भी योगदान है। तो मतलब ऐसा वो उस वक्त मतलब अपने दिल को ये वो कर पाएगी वो चिड़िया कि हाँ मैंने कुछ ना कुछ किया है आग बुझाने के लिए। मुझे लगता है वही चीज़ें होनी चाहिए कि हमें चुप नहीं रहना चाहिए। कुछ अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो मतलब हम उस इंसान को जिसके साथ दुख हुआ हम उसे गले तो लगा ही सकते हैं कि हाँ मतलब तुम ऐसे नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दिल में जो है तुम मुझसे कह सकते हो। हम लोग मिल के इस नाइंसाफ़ी का जवाब
इसको कैसे दे सकेंगे, इसके बारे में हमें काम करना है। और एक लड़के ने उस फिल्म में जो कहा था कि शरीर के ज़ख्म तो भर ही गए हैं, मेरे रूह के ज़ख्म कब भरेंगे। जब हम लोग सब उनके साथ खड़े रहेंगे तब वो रूह के ज़ख्म भर पाएंगे। ये तीसरी सेक्शन हमारी बातचीत का, द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, just see their faces and let us remember them, please. और तुम स्याही में से झूठ लिखोगे हमें मालूम, तुम स्याही में से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, वो हमारे खून से ही हो सके, सच जरूर लिखा जाएगा, सब याद रखा, सब कुछ याद रखा। मोबाइल इंटरनेट टेलीफोन भरी दोपहर में बंद कर, मोबाइल टेलीफोन इंटरनेट भरी दोपहर में बंद करके, सर्द अंधेरी रात में पूरे शहर को नजरबंद करके, हथौड़ियाँ लेकर दफन मेरे घर में घुस रखना, मेरा सर बदन में मुख्तसर सी जिंदगी को तोड़ जाना, मेरे लफ्ते जिगर को बीच चौराहे पे मारकर, मेरे लफ्ते जिगर को बीच चौराहे पे मारकर, यूं बेअंदाज होकर तुम्हारा झुंड में खड़े होकर मुस्कुराना, सब याद रखना, सब कुछ याद रखा जाएगा। और दिन में मीठी मीठी बातें करना सामने से, दिन में मीठी मीठी बातें करना सामने से, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, हर जबान पर तुक लाना, रात होते ही हम मान रहे लोगों पे लाठियाँ चलाना, गोलियाँ चलाना, हम ही पे हमला करके हम ही को हमलावर बताना, सब याद रखना है। हम पढ़ाई सिर्फ अपने करियर बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम पढ़ाई समाज बदलने के लिए भी करते हैं। तो उसमें अगर यूनिवर्सिटी के अंदर मुसलमानों के हक के बारे में, दलितों के हक के बारे में, औरतों के हक के बारे में, आदिवासियों के हक के बारे में बात हो रही है, तो इसको हम कैसे देशद्रोह बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे देश के लोग ही हैं। अगर सरकार के पॉलिसीज़ के ऊपर, सरकार के कुछ जो नीतियाँ होती है, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, उसके खिलाफ अगर सवाल उठाना देशद्रोह होता है, तो ये बहुत ही एक गलत इंटरप्रिटेशन है कि देश क्या होता है और विद्रोह क्या होता है इसका। यूएपीए में जिस तरीके से मतलब जो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है आज के समय में, कोई भी वॉइसेस ऑफ डिसेंट उठ रही हैं, जो भी सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ विरोध में आवाज़ें उठ रही हैं, उनको दबाने के लिए जो जिस तरीके से इस लॉ का इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरीके से पूरा ही एक जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बेसिक प्रेमाइस है कि और इनोसेंट until proven guilty, उसको ओवरटर्न करता है, तो ये बहुत अहम लीगल बैटल आई थिंक अभी चलेगा सुप्रीम कोर्ट में, और हम होप करते हैं कि एक फेयर जजमेंट आए और मतलब जस्टिस जो है प्रिवेल करेगा। एक रास्ता वो है जो हमारे मुल्क के आइन की तरफ जाता है, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाता है, और एक दूसरा रास्ता वो है जो एक बहुत दकियानुसी, बहुत बकवास और हकूक़ इंसानी के खिलाफ सोच वाली मनुस्मृति की तरफ जाता है। ये फैसला आपको, मुझे और मुल्क में रहने वाले एक एक बाशिंदे को तय करना है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। आज इत्तेहाद का, एकता का, यूनिटी का दिखाना ये जरूरत नहीं है, ये मजबूरी बन गया है। अगर आज भी हम अपनी अपनी ईगोस को लेके, अपने अपने वसाइल को लेके और अपने अपने नस्लों को लेके दुनिया बनाए बैठे रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि मनुस्मृति वाली सोच के लोग जहाँ आज हावी हैं अगर वो कामयाब हो जाएंगे। अम्बेडकर का देश है, ये देश गांधी का देश है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये अशफाकुल्लाह खान का देश है, ये देश जिन्ना का देश नहीं है, ये देश सावरकर का देश नहीं है, ये देश अंग्रेजों का दलाल साहब का नहीं है। इस देश संजो सोचो, तुम भले ईवीएम टेम्पर करके या सेटिंग वेटिंग करके तुम संसद में तो बैठ सकते हो, लेकिन सड़कों से देश का भविष्य ये न्याय तय करेंगी, ये पहले तय करेंगी। इसलिए सत्य अहिंसा के साथ, नॉन के साथ ये लड़ाई आगे बढ़ते जा रही है। आप लोगों को हर रोज इस लड़ाई में जुड़ना है, आप लोगों को हर रोज इस लड़ाई में शरीक होना है। ये मंच पे बोलने वाले लोग, ये
आएंगे यहाँ जमीन पे बैठे जो सड़कों पे बैठे हैं। हमारा जो मुल्क है वो सांस्कृतिक तौर पे बड़ी मतलब मैं कहूँगी कि साझा तहजीब, एकता, सहिष्णुता और भाईचारे का सबसे अच्छी बेहतरीन मिसाल है, लेकिन जिसको कहीं ना कहीं जिसके ताने बाने को कहीं ना कहीं ख़राब करने की कोशिश की गई। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज मेरी कल किसी और की भी बारी हो सकती है, तो अगर संविधान के बिना ये देश चलेगा तो अराजकता फैलेगी और एक राजा का फरमान ना मानते हुए भी मानना पड़ेगा। तो हमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। ये सांझी कोशिश होनी चाहिए कि सब लोग आगे आएँ, सब लोग बात को उठाएं अपनी। अगर तुम प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो हम छोटी पार्टियां बनाएंगे कैसे? बना ही नहीं सकते। हमको आना है 10% वोट, आपको आना 40। तो अगर आप पावर और लेजिस्लेटिव प्रोसेस शेयर करने को तैयार नहीं है तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। पूरे भारत को अयोध्या के माहौल में छोड़ दिया है और ये वही सरकार है कानून बनाने के बाद कि अपने नागरिकों को, अगर ये सरकार बोल रही है कि कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, तो ये कैसी सरकार है कि अपने नागरिकों को इसका विश्वास नहीं दिला पा रही है कि ये कानून मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। ये सरकार ने कैसा कानून बनाया, कैसी सरकार है कि कानून बना देती है और फिर उसका विश्वास देशवासियों में ये पैदा नहीं करता। जब संविधान की हम बात करते हैं तो एक बात हमको सोचना है कि संविधान सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। संविधान में वो हर एक शब्द जो उसके प्रियम्बल में है कि हम भारत के लोग भारत को धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाते हैं। ये हर एक शब्द एक मायने लेता है। मुझे पूरी उम्मीद है वो तमाम लोकतांत्रिक लोग जिन लोगों ने 4.5 साल में आंदोलन किए हैं, हम तमाम लोग साथ आएंगे और ये नफरत की राजनीति को हम हराएंगे। हम कहीं नहीं जा रहे। कबीर खान की तरह या मेरी तरह आप जेल में डालिए, जब भी लड़ेंगे अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों का जो भारत था उसको मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये संविधान बनाने की हमारी लड़ाई है, जो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है हम उससे बचाएंगे। दलित भाइयों को गुजारिश है, नौजवान को गुजारिश है कि अगर वो चाहते हैं कि उनका फ्यूचर अच्छा हो तो वो हमारे साथ आए, हमारे साथ लड़ाई लड़े, जीत हमारी होगी क्योंकि हम सही राह पर चल रहे हैं। एक वो अदालत है जो देश की अदालत है जहाँ पर मेरे तीन बच्चे, मेरा परिवार कानून की अदालत में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ये जनता की अदालत है जहाँ मुझे इस देश के संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान में लोकतंत्र की इजाजत दी है कि जनता के पास जब 5 साल में एक दिन आता है तो उसे भी इंसाफ करने का मौका मिलता है। हमसे जरूर मांग रहे वफादारी का। अरे पहले खुद तो तय कर लो, पहले ये बताओ कि वफादार कौन है, फिर बात खुद बताएगा गद्दार कौन है। मैं जो जेल में से आया हूँ, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मुल्क के संविधान का, आइन का, कॉन्स्टिट्यूशन का। सवाल ये नहीं है कि मैं बच्चों को छोड़ गया, उनको किसने देखा किसने नहीं देखा। सवाल ये भी नहीं है कि मैं अपनी बूढ़ी माँ, बीमार माँ को छोड़ कर गया और आज वो किस पोजीशन में, ये मैं और मेरा दिल जानता है। बहुत से दोस्त, बहुत से रिश्तेदार, अहबाब मेरे बिछड़ गए हैं, इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मुझे नहीं मालूम। सवाल ये भी नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज अगर मैं जेल में हूँ, मुझे 5 साल हो गए हैं। 5 साल किस वजह से हुए? हुकूमत से एक डिमांड थी हमारी कि जो आर्टिकल 14 का जो आपने उल्लंघन किया है उसको ये वापस लिया जाए। आज हम लोग हैरेसमेंट, मेंटल ट्रॉमा, मेंटल टॉर्चर, लॉस, एक तरह से जो हमारी स्ट्रगल को मिटा देने की जो लड़ाई है, जो एक रिमेम्बरेंस की लड़ाई है, याद रखने की लड़ाई है, याद दिलाने की लड़ाई है, वो हम लड़ भी जा रहे हैं और वो की कोर्ट केसेस तो हम लड़ भी रहे हैं काफी साल से। इसको ये अब मेरा कितने साल चलेंगे वो मैं नहीं जानती, बट स्टेट को जो ये लोगों का मैंडेट है, द पीपल्स मैंडेट, यू नो, बिकॉज इतना अहम स्ट्रगल चल रहा है 2 साल से, क्लियरली द पब्लिक डज नॉट वांट लॉज लाइक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट or something like the NRC or the NPR, and we request the government to please revisit all of these laws along with draconian laws like the UAPA, like the NSA, all of these laws and all of these legislations which are discriminatory and they must be repealed as the earliest. हिंदुस्तान का भविष्य ये लोग नहीं डिजाइन करेंगे जो सिर्फ एक आइडियोलॉजी के मानने वाले लोग हैं, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो इस देश की एकता और अखंडता को जो है मतलब कि खतरे में डालना चाहते हैं, जिसको मिटाना चाहते हैं, जिसको तोड़ना चाहते हैं, जिसके संविधान को बदलना चाहते हैं। ऐसे लोगों का
ऐसे लोग देश को डिज़ाइन नहीं करेंगे। देश का फ्यूचर कैसा होगा वो यहाँ के छात्र और यहाँ के इंसान को समझेंगे। तुम हमें कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम अदालतों से चुटकुले लिखो, हम दीवारों पे इंसाफ लिखेंगे। बहरे भी सुनने इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ने इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो, हम लाल गुलाब लिखेंगे। तुम जमीन पे जुल्म लिखो, आसमान पे इनकलाब। और ताकि तुम्हारे नाम पर नालतें भेजी जा सकें, ताकि तुम्हारे मुजस्समों पर तालिशें पोती जा सके, तुम्हारे नाम तुम्हारे मुजस्समों को आबाद है। सब याद, सब कुछ याद है। Salman, and before we enter the last part of our discussion, आपने गांधी जी का जिक्र किया और बहुत अहम, कभी कभी इतिहास एक अजीब सा व्यंग कर लेता है। आरएसएस 2025 में उसके पूरे 100 साल पूरे हुए। आरएसएस अपनी स्थापना दिवस विजयदशमी के दिन मनाता है। पिछले साल विजयदशमी 2 अक्टूबर पे पड़ा और मुझे लगता है कि बहुत साफ तरीके से इतिहास बता रहा था कि हम एक तरह से फिर से 1947 के दोराहे पे ये देश आ गया है और किस रास्ते को हमें चुनना है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने इस संदर्भ में राजमोहन गांधी जी से एक सवाल पूछा। राजमोहन गांधी 90 साल के हैं, उस वक्त बच्चे थे जब गांधी जी की हत्या हुई थी। मैंने उनसे सवाल पूछा कि गांधी जी से आरएसएस का इतना नफरत क्यों है। बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने बहुत संक्षिप्त में 2 जवाब दिए। उन्होंने कहा, एक कि गांधी जी कहते थे ये देश सबका है, ये देश सबका है। और दूसरा उन्होंने कहा, गांधी जी कहते थे ईश्वर और अल्लाह एक ही हैं। और जितना मैं सोचता हूँ आज जिस लड़ाई की बात हम कर रहे हैं, बस यही 2 सवाल हैं। क्या ये देश सबका है या कुछ लोगों का है और कुछ लोगों का नहीं है? और क्या हम सब मजहबों का, मतलब हमारा सेक्युलरिज्म इज इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एवरी फेथ, यहाँ ईश्वर और अल्लाह एक ही है। तो मुझे लगता है जो आज हमने बातचीत की, हमने आखिरी फिल्म में इन आदर्शवादी नौजवानों की बातें सुनी, सवाल यही था, ये देश सबका है और ईश्वर अल्लाह एक ही है। इस तो गांधी जी को याद करते हुए एक्चुअली हमारी जो लास्ट फिल्म है, बिफोर वी क्लोज द प्रोग्राम, मनोज झा भी आ गए हैं और जॉन हैं, विल एंड विद देयर वर्ड्स। ये हमने सोचा कि हम उनको भी याद करें जिन्होंने जानें बचाई, जिन्होंने सबसे ज़्यादा गांधी जी के बताए रास्ते को इस दौर में भी चलाया, सेविंग लाइफ एंड सेविंग श्राइन्स ऑफ वर्शिप। जो उदासी हमारी है वो अपनी जगह में कायम है, लेकिन उम्मीद भी इस इंसानियत की कहानियों से हमें अपने साथ ले जाना हो। वेदांत पता नहीं क्या कर रहे हैं वो, चलो ऊपर चलो। अभिषेक ने कहा अंकल जी ऊपर चलो। ऊपर कमरे में मैंने इन सब बच्चों को जो है उस जगह बंद करके और कुंडी लगा दी। तो वहाँ देखता क्या हूँ, तो इतनी देर में तो भाई की तरफ जो है धुआं उठ रहा, आग लग रही। इतने में अभिषेक मेरे पास आया, कहने लगा अंकल तुम्हारे भाई के यहाँ तो आग लगा दी। मैंने दिख भी रहा है यहाँ से भैया। भाई खड़ा हुआ, मैं देख रहा भाई सामने खड़ा हुआ है, तो भाई ऐसे करके हाथ जोड़ रहा हुआ। इतनी देर में कि जो खड़ा था उस शख्स ने तमंचे लहरा रहे थे और लहराते लहराते भाई गया गोली मार। भाई हिलता गया, गिरा नहीं, सोता रहा, फिर गिर गया भाई। गिर के भाई के लाते मारी और मुंह आवाज़ नहीं आ रही थी, गाली गलौज उनके साथ हो रही थी।
और इतनी देर में दूसरी गोली मार दी भाई। भाई तड़पता रहा वहाँ, हिलता रहा, कोई बचाने वाला नहीं वहाँ, और भीड़ ही भीड़ थी बहुत सारी। भाई को फिर उन्होंने रेडी रिक्शा जितनी थी सब में आग लगा चुके थे, आग जल रही थी, बहुत लपटें उठ रही थी, और भाई को पकड़ के जैसे झूला हिलाते हैं ना, जो आग जल रही थी वहाँ फेंक दिया। जब भाई को आग में वहाँ फेंक दिया तो वो भाई वहाँ से उठ गया। आग में जब फेंका तो वो एक बार खड़ा हो गया भाई, एकदम हाथ उसके, तो नहीं आवाज़ मुझे यहाँ तक आई, गोली मारो। तो एक ने भाई के यहाँ गोली मार दी, फिर गिर गया भाई। भाई नहीं उठा। उन्होंने जो रेडी रिक्शा जो थी वो सारी रेडी रिक्शा भाई के ऊपर ही फेंक दी वो आग में। मैं वहाँ बैठा हुआ देखता रह गया सारा कुछ। मैं भाई को नहीं बचा पाया। मेरी हिम्मत इतनी नहीं हुई जो मैं जा कर के कुछ कर सकता हूँ। फिर घर के अंदर आग लगा दी सारे में। पहले लूटा, फिर आग लगाई, फिर गाड़ियाँ जला दी, सब तहस नहस कर दिया। मैं सोचता रहा मिलके तो कुछ आज तो मुश्किल है जो जान नहीं बचेगी। तो अभी से की मम्मी कहने लगी कि भाई साहब एक काम कर लो कि आप भगवा कपड़ा ये पहन लो और मैं आप सब लोगों के जो है ना तिलक लगा देती हूँ, और रास्ता देख ले, गली में तो लोग खड़े हैं बहुत सारे, और कोई ऐसा ना हो कि तुम्हें पकड़ के और सबको कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए। रोड पे जब हम निकले वहाँ पीछे अपने वाले घर में से घुसे और पीछे टूटी दीवार से होके और उस तरफ से गली में से निकले तो वहाँ कुछ लोग गली में खड़े हुए थे, जाटव लोग थे वो। उन्होंने हमें देख लिया। उस आदमी ने कहा सलीम भाई एक मुड़ के मत देखो, सीधे निकल जाओ जल्दी से यहाँ से, मिस गली में तो मैं देख रहा हूँ, आप यहाँ से निकल जाओ जल्दी से। मैं बच के घर में रह रहा था 1 हफ्ते तक। फिर मैं राशन के लिए बाहर निकला। तो राशन के लिए जब मैं बाहर निकला तो मैं 2-3 दिन जाके और लौट के आ जाता था, क्योंकि मुसलमान के एरिया में राशन बट रहा था। हाँ, तो मैं इससे बहुत परेशान हो रहा था। पहले तो मैं डर रहा था बहुत कि मुझे देंगे नहीं, ये तो मुसलमानों को ही देंगे। तो मैं डर डर के पहुँचा, तो मेरा नाम पूछ के मुझे राशन दिया। फिर मैं कुछ दिन बाद फिर गया, फिर मुझे राशन मिला। और राशन मिलने के बाद फिर मैंने सेवा के लिए बोला कि मैं आता हूँ सर, मैं काम करवा दिया, पनीर नहीं आटा वाटा बना के किट बना दिया करो। मुझे काम पे रख लिया। तो वहीं से राशन आते थे, सब हमारी तरह गए थे, तो उनको मैं राशन दे देता था, उनकी ज़रूरतें पहुँचाता रहा, उनके रोज़गार करने की कोशिश करता रहा, और कानूनी कार्रवाई केस करने के लिए भी दबाव डालते रहे सारे कि आप केस करिए, आप FIR करवाइए। अब उनको राशन पानी बचाओ, दुआ माने, कह रहे देख लो एक आप हैं, वो यही कहते थे आप भी तो हिंदू हैं और आप भी देखो मुझे दे रहे हैं। हम कहे भाई हिंदू मुस्लिम नहीं, हमें खुद मुसलमानों ने दिया है खाने के लिए। मुसलमानों के घर जब मैं जाता था शुरू में, तो मैं भी डरता था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही डरता कि मैं एक मुसलमान को अपना नाम बताऊंगा, और जिसकी दुनिया लूट गई हो, ज़िंदगी भर की कमाई लूट गई हो, और हम उसके घर पे जा रहे हैं और उसे तो पता नहीं कि हम मदद करने जा रहे हैं। तो मैं जब एरिया में रहता हूँ तो मुझे पता चला कि एक फैमिली ऐसी है कि भूखी मर रही है और बेचारे किसी कोई मदद भी नहीं कर रहा है, और पहली बात वो बात भी करना नहीं चाह रहे, लड़की बच गई जलते हुए। मुझे किसी ने बताया, मैं गया पूछने से, तो बात नहीं किया मेरे से। हमने कहा आपका गीता देवी नाम है? कह लगी हाँ, बोले प्यार से हाँ। फिर मैंने कहा मैं NGO से आया हूँ। पड़ोसी भी आ गया जब तक उनका, तो कह रहे मेरी बच्ची को तो इसने बचाया था, मेरे होश ही नहीं था, जीना छोटा था उनका,
एक आदमी ही चढ़ सकता उतर सकता। तो आग लगा दी नीचे दुकानों में, वो आग ऊपर पहुंच गई जाके। दुकान मुसलमानों की थी और ऊपर हिंदू रहता है, मकान मुसलमान का था, तो इसीलिए उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था। नाइट थी, उन लोगों ने क्या दिया, गेट लगा लो, आप लाइटें ऑफ कर लो। पड़ोसियों ने कहा लाइटें ऑफ कर लो, गेट लगा लो अपना, तो आप लोग आराम से रहो। लेकिन दिल में तो दहशत थी ना, क्योंकि ये लोग तो हमारे सपोर्टर हैं। जब लोग बाहर से आते हैं तो कोई नहीं बचा पाता, तो दहशत तो बहुत थी हम लोगों को। और ऊपर हम 4 मंजिल पे जब हम चढ़े तो हमें जैसे आपके नारों की आवाज़ें आ रही थी और बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, चीखम चाक की उसकी। 4 मंजिल पर चढ़ने के बाद तो हमें और दहशत हो गई थी। होगा जो होगा, अब तो देखा ही जाएगा, अल्लाह का, अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। काफ़ी साल हो गए मुझे, 20 साल हो गए इसी एरिया में रहते हुए, और कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, अच्छे से रहती हूँ मैं। बाकी दोस्त बहुत है मेरे, ये अलका जी है, सपोर्ट बहुत है मुझे यहाँ पर। अच्छा लगता है मुझे यहाँ रहना, मैं कहीं और रह भी नहीं पाती हूँ शायद, अच्छा लगता है। मेरा नाम अलका गुप्ता है और मैं यही दयालपुर में रहती हूँ। और मतलब जिस टाइम ये झगड़े हुए थे तो मैं अपनी दुकान ही खोल रही थी, टाइम 10 बज रहे थे, और जैसे ही मैं दुकान खोलने लगी तो 2 दिन पहले से ये शोर तो हो रहा था, लेकिन हमें ये नहीं था कि यहाँ मतलब यहाँ भी कुछ होने वाला है। भजनपुरा साइड हो रहे थे झगड़े वगैरह तो, लेकिन इतना यहाँ का नहीं था, इतना सोचा नहीं था कि यहाँ होगा। और हमें इतना कुछ नहीं पता था। हमारे बराबर में सलमान नाम का मैंने उसको सैलून खुलवा रखा था, तो वो काम करता था मेरे पास ही। मेरी बर्तनों की शॉप थी, मैं अपनी शॉप खोल रही थी और उसकी वो शटर उस टाइम पे बंद था। तो मेरे को डर था, मैं देखूं सलमान यहाँ है या नहीं, मैं उसको ढूंढ रही थी ताकि। और एक मेरे ऊपर रूम में एक और सवाना नाम की लेडीज रहती थी अपने बच्चे के साथ में, वो तो उन्होंने मतलब कोई बात नहीं, सब अपने आपस में सब जैसे वो रहते हैं। मैंने दुकान खोली, देखा तो इधर पीछे से हमारी दुकान की साइड से कुछ लोग आए और लोग आके एकदम उन्होंने कहा कि ये कौन, किसकी दुकान है, क्या है? क्या है, क्या बदतमीजी कर रहे हो, क्या है? बस ऐसे ही बोला उन्होंने, ये तोड़ फोड़ चालू कर दी, शटर तोड़ दिया और जो लूटपाट मचा दी। ये कोई मिक्सी ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, कोई उसके टीवी निकाल रहा है, कोई कुछ, तोड़ा फोड़ी बहुत कुछ, आग तक लगा दी। एक सामने कपड़े की दुकान थी, वो भी मुस्लिम थे, उनकी भी लूटपाट मचा दी, सारी साड़ियाँ भर के, जो भी हमारे आमने सामने दोनों के। और जो बचा रहे थे, जो हिंदू हम लोग थे कि उनको जो बचा रहे थे, हमारे भी मतलब मेरे तो खैर चोट नहीं आई, उन लोगों ने मतलब दुकान में ही तोड़ करी थी। एक हमारे पड़ोसी है, उनके लड़के को चोट आई, वो बचा रहा था, ये मत करो। और ऐसे हुआ और ऐसे करते करते आगे चले गए। फिर आगे किसी हाँ जितने मुस्लिम की शॉपें थी सभी को मतलब तोड़ दिया। मतलब वो नॉन मुस्लिम में थी दुकानें, तो उन लोगों ने क्या किया कि मतलब अपनी जो दुकानें बचा ली और बाकी रोड पे उनका सामान फेंकवा कर मार दिया। देखो हमने तो ये भी बता देंगे, किसी और से भी पूछो, हमारे तो जैसा हाँ हमने बचा भी किया, किसी के साथ कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे साथ अच्छे वो वहाँ के, क्योंकि ये लोग भी जो यहाँ के लोकल के थे ना, वो भी नहीं बचा पा रहे थे। सही बात तो ये है। तो उन्होंने कहा कि हमारा नुकसान मत नहीं, हमारे ऊपर तक चढ़ गए थे दीदी वो। वही तो कह रहे, मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब वो डर रहे हो, वो तो गेट लगा रखा। एक ने कहा कि मैंने कहा कोई हाथ तक पहले हमें मारोगे तब ऊपर जाओगे, देखते किसमें कौन क्या करता है। हमारा बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था यहाँ पे, वो बस में ऐसा नहीं, हाँ बस में नहीं आ रहे थे उन लोगों ने, और सभी खड़े हो गए थे किराएदार। हमने कहा गेट वेट लगाओ,
किसी की मजाल नहीं है, तुरंत ही फिर निकल गए। मतलब आज किसी पर नहीं आने देंगे, जो हमारे हैं वो है। और आज तक भी देखो वो अब बनारस से परसों ही आई नहीं है। हाँ, जो सबाना रहती थी उनकी मम्मी हज गई हुई थी, तो यहीं से एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर आई थी, तो पहले मेरे से मिलके गई। और तो हमारे तो मेरे तो खैर एक अभी कश्मीर से जाए 20 साल हो गए, उससे भाई बने हुए। मेरी लड़की का बात भी भरने आया, और जैसे भी है इनके भाई आए, कितने लोग तो आधे तो मुस्लिम ही थे मेरी लड़की की शादी में, जो मेरे भाइयों से भी ज्यादा बढ़ के कर रहे थे। हमारे हो रहे थे, गोलियां चल रही थी, बहुत बुरी तरह उधम पड़ गया था। अब कभी नीचे भाग रहे थे, कभी ऊपर भाग रहे थे। हमने बहुत अपनी जान बचाई, छोड़कर अपने जवान लौंडियों को लेकर भागे बिल्डिंग से। बहुत सारे किराएदार थे, वहाँ से भागते नजर आए। हम अपने सब कुछ छोड़कर ऐसे भगे चले आए। हमने कुछ नहीं देखा, हाँ भाई हम अपनी जान बचा लें। फिर नाले पर आए तो नाले पर मैं खेल लिया। कई जगह से हमें पूरी गली में घेर रखा था चारों तरफ में। अल्लाह ने हमारी जान बचाई, पूरी बिल्डिंग वालों को बेचारे को बहुत खैर चल रहा था। इन वालों से बिहार वालों ने मदद करी, जो इधर वालों ने, चमन पार्क वालों, जब हम बच कर आए। इधर से बहुत सारे गए। तो एक कुम्हार है, मेरे नाम को खीर बिकती है, तो उसके कुल्लर जिस टाइम झगड़ा हुआ उसके 1 घंटे में 1100 कुल्लर वो ला देकर गया। आज भी गए हूँ मैं, रो रहा था कभी बिलक के उसको देख के। हम लोग 30-35 साल से यहाँ साथ में सब आपस में 90% बिल्कुल हिंदू भाइयों से है, मेरी 80% से हिंदू भाइयों से है। कोई इशू नहीं था। हमें गुलदस्ता जब बनता है, क्योंकि आपने कभी देखा उसमें एक से फूल लगते हैं, अलग अलग लगते हैं, कभी किसी ने सोचा क्यों? हिंदुस्तान उसी का नाम है, सेकुलरिज्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये है हिंदुस्तान। लेकिन ये जो दंगा लेते ये सब उन्होंने पूरा प्री प्लान था। आप जाके देखिए, जहां मैं आपको हालात देखिए, जो लोग खचड़े हैं, जिनके बच्चे मर गए, जब किसी के घर में कोई जाता है पता चलता है। The Al Hind Hospital here in Mustafabad is now not just a medical emergency crisis center, it's also a safe house where families who are running away from the violent mob come here to seek refuge and safety. We meet families here who've actually been saved and brought here by their Hindu neighbors who risk their own lives to make sure that no one would hurt their Muslim neighbors, their Muslim friends. कम से कम 1.5 से आदमी उनका फोन आया, हमारे सारे जो ऑफिस था हमारा मिठाई का वो तोड़ दिया, मेन गेट था वो भी तोड़ दिया, और जो ताला लगा हुआ था वो भी तोड़ के सारे फ्रीज वॉशिंग ये मान के चलो कपड़ा तक भी छोड़ा। और हमारे दूसरे भाई थे उनके साथ भी, तीनों घर में पूरी बाहर निकाल के गाड़ी में भी आग लगी। और ये हाथ जोड़ के खड़े हो गए भाई, यो हमारे संजीव भाई भी, हमारी भाभी है संतोष मंजू, उन्होंने हाथ जोड़े के भाई इनके हाथ मत लगाओ। तो आपकी जो हिंदू दोस्त हैं, जी बहुत अच्छे हैं, वो मॉब के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के इनको छूना। जी हुआ क्या था, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, एकदम से ही शोर शराबा हुआ और कुछ आदमी आए, कुछ औरतें आई कि तुम्हें पता नहीं है हिंदू मुस्लिम हो चुकी है, मुसलमानों ने सीबीआर मंदिर पे धाबा बोल दिया, मंदिर को तोड़ने। मैं इतना सुनता ही भाई हमारे तो दिल में बड़ा खौफ, एकदम से खौफ सा बैठ गया। और हमें एक शादी में भी जाना था, शादी वाली सब बोल गए, खौफ हो गया। थोड़ी देर बाहर निकल कर देखा तो लोग बाग सब लट्टू से डंडों से सरियों से बाहर मारो और काटो, मारो काटो, और जय श्री राम जय श्री, इस तरीके के नारे लगे। समझ में नहीं आप करे तो करे कैसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गले के इतने बढ़िया आदमी हैं। गले में क्या है यार, इंसान तो बनाया ही बढ़िया है, क्योंकि ईश्वर ने वो जो सृष्टि कायनात का जो पालनहार है ना शायद भाई, वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है, वो किसी एक मजहब वाले का नहीं है, वो सारी इंसानियत का पालनहार है।
जो इंसान सनातन के नाम अशांति की बात करता है तो वो सनातन धर्म को जानते ही नहीं है। जो मुसलमान इस्लाम शांति का मजहब है, जो मुसलमान इस्लाम के मजहब पर अशांति की बात करता है वो जानते ही नहीं कि इस्लाम है क्या। अब उसके नाम पे तुम परेशान करने लगे तो भाई सनातन इस्लाम का दोष नहीं है। हमने फोन किया पुलिस वालों को, साफ कहा कि भाई दंगे हो रहे हैं, हम नहीं आ सकते। अब ये बताओ हमारे भारत देश की प्रशासन, हमारे भारत देश कितनी कमजोर है कि वो दंगे नहीं रोक सकते। बताइए आप, 3 दिन लगातार रात दिन दंगे दंगे हाय और लोग खौफ ज़दा अंदर पड़ रहे, खौफ में पड़े हैं, क्या होगा, इधर को भाग रहे उधर को भाग रहे। और 3 दिन के बाद मेरे भाई कहाँ से फोर्स आ गई, फोर्स लगते ही दंगे 5 मिनट में गायब, उधर के उधर इधर के इधर। ये 3 दिन जो चले हैं ये उसी वक्त क्यों नहीं भेजी, कहाँ चले गई थी हमारे भारत देश की जो फोर्स कहाँ की थी। तो भाई ये सारा का सारा सिस्टम बस पॉलिटिक्स है, ये हम इसको समझ नहीं रहे हैं। इन्होंने हमें कठपुतली और ताना धर्म के नाम पर इस तरीके से लड़ा। कोई इंसान नहीं है, हिंदू मुस्लिम क्या लग रहा है, सभी है, किसी के बिना कोई काम होते हैं। लेकिन हमारे इतने हिंदू काम नहीं आते जितने मुस्लिम काम आते हैं, ऐसा तो नहीं है, सबके सब है। हम कोई चीजें और हम तो आ रहे हैं मुस्लिम काम आते हैं। मैं तो मुस्लिम हो गया तो जहाँ इंसानियत है, जहाँ कोई इंसानियत ही नहीं है, वो तो बंदा कुछ वो ही नहीं है। ऐसे तो एक दूसरे पे देश में ये दंगा फसाद होते नहीं और क्या। मेरी इधर ही पहचान है सब कुछ, तो मेरे तो सब यही लोग काम आते हैं, नॉन मुस्लिम ही काम आते हैं, मुस्लिम तो कोई नहीं आता मेरे। इलाके में मंदिर जो शिव मंदिर पड़ता है नियर हमारे, उसमें किसी ने किसी प्रकार की कोई बात नहीं करी। और जो हम लोग थे इसलिए वहाँ बैठे रात को दिन को रखाने की वजह से कहीं कोई बाहर का न कर जाए। हमारा काम इको चलाने का था, ड्राइवर लाने का था। अपनी गाड़ी ले रखी थी, वो भी घर से चीज बत्ती बेच के गाड़ी ली थी, गाड़ी भी चल गई। अब हमें कहीं से कोई 1 रुपए का सहारा नहीं है। मुसलमानों ने बचाया, इन्हें बेचारे ने आग जलाई, रात और दिन के बैठे रहे, इधर को भी और उधर को भी। इन्हें बेचारे ने बचाया, ना कोई हिंदू आया, मुसलमान है जो भी, जहाँ भी आए बेचारे यही मुसलमान ही आए जो भी है। ये बचाया कि दंगे हरे जगह जगह आग लग रही, भाई धुआं चल रहा जैसे भट्टी चल रही है, क्यों सारे और पास बैठे रहे कि कोई मंदिर को कोई न कुछ कहेगा। मुसलमान है या कोई हिंदू ना हो, जो भी है अपने हिंदू अपने घर में ही है, बेचारे ने रखाया रात को भी और दिन को भी। मकान जो बेच के गए हिंदू भाई, वो भी मुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि जो मुझसे कहते हैं कि हम आपको एक चीज़ दे के जाएंगे। मैंने कहा कि मैंने ऐसी मुझे क्या चीज़ दे जाओगे? बोले हम ये मंदिर आपको दे के जाएंगे, आप इसकी सपोर्ट आप करोगे। तो मैं पूरे मंदिर पे यहाँ से लेके उधर भी बिल्कुल सब में झाड़ू लगाता हूँ, सुबह सफाई रखता हूँ। एक हमारे हैं ये पड़ोसी, हमारे यहाँ पे मंदिर में ही पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब मैं जगह प्लॉट बेचूंगा। तो मैंने आपकी क्यों बेचे वही प्लॉट कि भाई मैं बेचूंगा, दंगे भंगे चल रहे हैं, जो डर लगता है इसलिए जो है प्लॉट बेच देंगे। हमने नहीं, आप प्लॉट नहीं बेचोगे, आप यहाँ रहो, अगर कोई भी दिक्कत है हम हैं तुम्हारे साथ। बेच के ये जा रहे हैं कि अब ये कह दे मुसलमान आए वो बराबर में, वो भी कह रहा हम भी बेच रहे, तू बेच के जा रहा हो, वो भी सस्ते बाहर हो, डर के मारे कि का पता हमें ना कोई मारे, हमारे बच्चे ने ना मारे, डर तो डर ही होता है ना। मुसलमान घर लगभग 14-15 घर थे, बस वो यहाँ से बेच के चले गए। हमसे भी कहा तो मुझे भाई तुम भी भेज दो, मैंने कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा एक वक्त था, दौर था, निकल गया। अगर हम इस तरीके से आपके बीच में से निकल के जाएंगे तो फिर हम एक दूसरे के प्रति कैसे याद मिल पाएंगे। वे कह गए, देखी जाएगी जब बाद में होगा। ईश्वर हर इंसान को एक दूसरे के प्रति प्रेम करने की तौफीक
अगर हम भी चले जाते तो फिर और नफरतें बढ़ती, भाई हम भी कहते जाके हिंदू मत रहे, हिंदू ऐसे नहीं, हिंदू सब ऐसे नहीं होते और सब मुसलमान ऐसे नहीं होते। लोगों के घर पे जब दंगा हो रहा था तो उस समय पुलिस तो आई नहीं थी। कुछ मुसलमानों के घर थे जो 10-15 घर होंगे, तो उनको कैसे बचाया जाए, तो हम लोग फिर अपने पोस्टर हनुमान के और उनके कैलेंडर लगा, जो उनकी प्लेटें थी उन पे कैलेंडर लगा दिए और दीपावली शुभ दीपावली काट के और उनके गेट पे टांग दिए मकानों पे। मगर कुछ सरकार ने फिर गलियों में गेट लगवाना शुरू कर दिया, तो मतलब ये हुआ ना कि जहाँ तक ना हो गेट को जब बंद किया जाती है गली, तो हर गली में गेट लगे हुए हैं। तो अब वो गेट जब भी कोई इंसान देखता है तो ये गेट दंगे की वजह से लगे हैं। एक दंगा का एहसास वो देखते ही लग जाता है कि यार ये गेट लगा हुआ है। खाने कमाने तो आए ना, कोई यहाँ कोई लड़ाई थोड़ी करने आए, ये करवा गई समय, कोई बात ना, समय सब एक जैसी ना हो, पर ऐसी कोई बात ना है। मंदिर में पड़ोस में भी हमारे पूरी 4-5 गली में कोई ऐसा लड़ाई करने वाला कोई नहीं, प्यार मोहब्बत, और सब आती भी है यहाँ मेरे से मिल के भी जाती है। इनके शादी होती है ढोलक भी ले जाती है।